Hello everyone, so we will discuss CDS 2 paper of 2020, right, recently held. So it is a set A paper, so let's begin. सो पहले ही क्वेश्चन है बजट के ऊपर, और बजट के ऊपर काफ़ी सारे 3-4 क्वेश्चन आपको दिखने को लग जाएंगे, एक के बाद एक सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, राइट। डाउटफुल इसलिए है क्योंकि इसके ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन स्टिल इसका आंसर जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि डी बन रहा है, राइट। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि टैक्स रिसिप्ट में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन सब गिवन ऑप्शन में से। तो सबसे ज़्यादा टैक्स रिसिप्ट बोले तो इनकमिंग मनी जो होता है बजट में, जो गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा इनकमिंग मनी होता है वो कहाँ से होता है, तो इन सब रिसिप्ट्स के बारे में बताना है। तो राइट, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो कॉरपोरेशन टैक्स के साथ होता है, लेकिन कॉरपोरेशन टैक्स के साथ अदर भी दिया है तो ये पहले नंबर पे आ जाता है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटीज़ के साथ होता है, एक्साइज बोले तो लीकर वगैरह पे जो टैक्स लगता है वो, देन जीएसटी, फिर देन कॉरपोरेट टैक्स। तो आंसर ये बन रहा है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स 2 के बाद आना चाहिए था, राइट, क्योंकि कॉरपोरेशन टैक्स का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये डाउटफुल वाला कंडीशन है, राइट। तो इसको भी अपन कुछ कह नहीं सकते, इसका आंसर में फाइनलिटी के साथ, श्योरिटी के साथ। अगला बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग की जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक से, उसमें किस पैरामीटर में इंडिया रैंक डिटोरेट हुई है। बहुत सारे फैक्टर पे रिपोर्ट आती है, राइट। तो ये सारे फैक्टर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है पेइंग टैक्सेस में हम लोग ने डिटोरेट किया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में क्या इनकरेक्ट है। तो 2013 में करेक्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। 2014 में अप्लाइड हो गया था, फंक्शन में आ गया था, ये भी सही है। और लीगलाइज 67%, ये भी सही है, राइट, हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन के लिए। तो इनकरेक्ट इज हमको वी हैव टू फाइंड नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर है द एक्ट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल। तो सारे स्टेट्स में लगता है जो दिया है वो गलत है। उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन बजट पे, तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1920 इज़ नॉट करेक्ट। तो इसके ऑप्शन से अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते तो इजीली आंसर आ जाता है, राइट। आंसर में इसका आंसर है वैसे सी, और सी इसलिए है फिजिकल डिफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एज पर द बजट एस्टिमेट, राइट। तो फिजिकल डिफिसिट अगर आपने थोड़ी सी भी इकोनॉमी पढ़ी है तो फिजिकल डिफिसिट कभी भी एस्टिमेट के हिसाब से तो चलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है और कभी भी फिक्स नहीं आएगा वो, राइट। और ऐसे भी अभी कोविड का इम्पैक्ट था, तो जो फिजिकल डिफिसिट टारगेट किया था वो तो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग होगा ही नहीं होगा। तो कुकड अप स्टेटमेंट था, आप थोड़े से स्टेटमेंट अगर पढ़ते बाकी के तो इजीली पता चल जाता है कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अगेन बजट में। तो बजट का थोड़ा सा फिक्चुअल क्वेश्चन है। बजट अगर आपने रिवाइज किया हो तो इसका आंसर है फूड सब्सिडी। पूछ रहा है कि बजट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडी ड्यूरिंग 1920 द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वाज लाइकली टू बी ऑन। तो फूड सब्सिडी पे हमने सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ईजी है थोड़ा सा, आपको अगर थोड़ी सी भी इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज है तो दिस कैन बी इजीली सॉल्व, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव मिनिमम रेनफॉल इन अ ईयर। तो सबको पता है कि लेह लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, और न्यू दिल्ली में भी बारिश तो होती है, अच्छी खासी होती है। बेंगलुरु में भी फ्लड्स आते रहते हैं। जोधपुर राजस्थान में भी इतना कम नहीं होता है कि बिल्कुल ही डेजर्ट एरिया है वो। तो लेह लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। तो ये इजीली हो सकता था कि इन सब में से आप कोल्ड डेजर्ट अगर आपको पता होता तो यू कैन इजीली गो विथ ले, एंड विच इज़ अल्टीमेटली द करेक्ट आंसर। नाउ 7 इज़ अगेन थोड़ा सा डाउटफुल वाला केस बन रहा है इसके अंदर। टिम्बर वेजिटेशन कहाँ पे होता है। तो टिम्बर बोले तो लकड़ी वाला मैक्सिमम सब जगह पे ही होता है। नाउ अगेन ये जीके वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा फैक्चुअल। पूछ रहा है कि डिकेडल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन परसेंटेज हाईएस्ट इन विच ईयर, राइट। तो आंसर इज़ 1971 में बहुत ज़्यादा थी, और इसी के चलते डिकेडल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट थी। इसी के चलते इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, और उसके बाद लेटर प्राइम मिनिस्टर का तो वेसेक्टोमी और बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लिए गए थे फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। उसके बाद आइसोथर्म पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आइसोथर्म क्या होता है। एक आइसोथर्म जो होता है हमारा इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होगी विच रिप्रेजेंट इक्वल टेम्परेचर, राइट। थर्म रिप्रेजेंट टेम्परेचर, इमेजिनरी लाइन होगी। तो इसका आंसर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो आपने अगर मैप देखा हो इंडिया का तो दिस लाइन डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स। उसके बाद कोपेन स्कीम है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसके, उसको क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ती है यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो। तो कोपेन स्कीम
का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, 11th या 12th की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें ये क्लियरली मेंशन है। अगर वो आपको याद है या मेमोराइज है या क्रेम किया हुआ है, यू कैन इजीली गो विथ आंसर इज AW, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट बाय कोपेन स्कीम रिप्रेजेंट बाय W। एनीवे थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको, क्योंकि कोपेन स्कीम को याद रखना इटसेल्फ इज़ अ टफ टास्क। अगला क्वेश्चन इज अगेन इज रिलेटेड विथ ज्योग्राफी और एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है, सेम बुक। पूछ रहा है कि ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा सॉइल किस टाइप की है। तो ये यूएस टेक्सोनॉमी में जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसके इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपको एनसीईआरटी में इजीली चार्ट मिल जाएगा, राइट। इसका आंसर है इंसेप्टिसोल्स, राइट, इसका आंसर है इंसेप्टिसोल्स। तो ये इजीली दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन पता होना चाहिए। और सबसे कम जो होता है वो भी आप लोग उसमें ग्राफ के थ्रू देख सकते हो, जो टेबल दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। तो ये मैप वर्क का क्वेश्चन है अगेन, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे इनका फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, कि कौन सी कंट्रीज़ इनको टच करती है, एक और मेडिटेरियन सी को। तो ये अगर आपको पता है तो इजी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सिंगापुर इसका आंसर है। उसके बाद पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग एविडेंस, ये अच्छा क्वेश्चन था, टफ की कैटेगरी में आ सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल था ये। जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल जो आया था 1990 में, फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइजी, तो इनमें से किसने फेवर किया था, राइट, फॉर फीमेल फ्रेंचाइजी इन द बिल ऑफ 1919। तो इसका आंसर है 1 2 3, तीनों फीमेल थी। और हीराबाई टाटा इज़ अगेन अ फीमेल एक्टिविस्ट, राइट, एंड सोशल वर्कर एंड वाइफ ऑफ जमशेद जी टाटा। तो आंसर इज 3। उसके बाद 14 इज़ अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो किस प्लेस पे स्टार्ट हुआ था, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन है जीके में का, राइट। तो गुरदासपुर पंजाब में हुआ था, और गुरदासपुर पंजाब में भी जगह का नाम था कादायानी। तो राइट, दिस मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज कादायानी मूवमेंट। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ आपको, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जो मुस्लिम कास्ट थी उसमें रिफॉर्मेशन के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और ख़ुद को एक अनादर नेक्स्ट प्रोफेट डिक्लेयर कर दिया था, राइट, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और मॉडर्न इस्लामिक आइडियाज़ को प्रमोट करने की इसके अंदर बात करी थी। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र, ये अगेन एक टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस फॉर्म एन अलायंस टू डिस्ट्रॉय हॉलवेल मॉन्यूमेंट इन कोलकाता ड्यूरिंग, किसकी मदद से किया था, तो मुस्लिम लीग की मदद से किया था, राइट। हॉलवेल मॉन्यूमेंट, हॉलवेल इज़ अ ब्रिटिश पर्सन ऑफ कोर्स। वो अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो NM जोशी सब जानते हैं, NM जोशी, राइट, ये एसोसिएटेड थे ट्रेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से। लाला लाजपत राय को फाउंडर थे और ये भी थे, तो NM जोशी इसका करेक्ट आंसर है, सिंपल क्वेश्चन होगा ये। उसके बाद हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस। तो ये थोड़ा सा टफ था, इसमें अहमदाबाद और इलाहाबाद तो एलिमिनेट हो जाते, लेकिन बॉम्बे और मद्रास बचता, तो मद्रास इज़ द अल्टीमेटली करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सेवा समिति बॉयज़ स्काउट एंड गाइड। ये अगेन स्टार क्वेश्चन था, राइट। तो इसमें पूछ रहा है सेवा समिति, राइट, इसमें एक सेवा समिति जुड़ा हुआ है और बॉयज़ भी जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन भी टफ थे, इसका आंसर बाय द वे श्री राम वाजपेयी है, इन्होंने फाउंड की थी श्री सेवा समिति। लेकिन जो स्काउट्स एंड गाइड्स होता है जो स्कूल्स में चलता है, दैट वाज फाउंडेड बाय HN कुंजरू, राइट। ये सेवा समिति वाला फाउंडेड बाय श्री राम वाजपेयी, लेकिन जो स्काउट एंड गाइड्स है दैट इज़ फाउंडेड बाय हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल। तो ये अगेन डाउटफुल कंडीशन है, इसका आंसर जहाँ तक B बन रहा है, राइट। तो लेकिन डाउटफुल है, नॉट कन्फर्म अबाउट दैट, सो वी विल सी आफ्टर द कमिंग ऑफ ऑफिशियल आंसर की। उसके बाद अगेन D वाला भी डाउटफुल, ये पूछ रहा सीक्रेट मीटिंग 1924 में किसने करवाई थी, मोशन किसने पास कराया था। डाउटफुल कंडीशन है इसके लिए भी, इसका भी आंसर हम लोग बता नहीं सकते अभी। उसके बाद पूछ रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू द प्रेसिडेंट टर्म ऑफिस इज़ नॉट करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट के बारे में बताना है, इनकरेक्ट पकड़ना है। तो 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है, बिल्कुल करेक्ट है। इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। उसके बाद द प्रेसिडेंट शॉल नॉट बी डिस्टेंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंडीशन कंटिन्यू। पूछ रहा है कि भले ही उसकी जो
टर्म है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर नेक्स्ट सक्सेसर अपॉइंट नहीं हुआ जब तक वो होल्ड कर सकता है ऑफिस तो बिल्कुल कर सकता है। तो इनकरेक्ट इज़ दिस, द प्रेसिडेंट में रिज़ाइन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म बाय राइटिंग टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा को नहीं लिखेगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ये अपना रिजिग्नेशन टर्म कंप्लीट होने के पहले वाइस प्रेसिडेंट को देगा, राइट। अगला क्वेश्चन इज अगेन पॉलिटी का, इजी क्वेश्चन होगा ये। इसका आंसर है सिंपल, 31A और B इजीली एलिमिनेट हो जाता है। सबको पता है इस बारे में कि 14 और 19 के एक्सेप्शंस हैं कुछ, राइट। तो उसमें 31A, B, C सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और D भी एलिमिनेट हो जाता है, राइट। आप फंसते 50-50 में, A और B में, और D इसलिए एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि D में देख रखा है रिपील्स के बारे में। रिपील्स मतलब हटाना, तो इन आर्टिकल्स को हटाना, तो ऐसे ही ईजिली ये ख़त्म हो जाता। तो आंसर विल अल्टीमेटली भी A और B। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अगेन नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द इशू ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो सबको पता होती है, रीड से आर्टिकल 30 अंदर के। इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने पोस्ट को हेल्ड किया हुआ है। तो इसका आंसर अल्टीमेटली आएगा द ऑफिस मस्ट नॉट बी सब्सटेंटिव वन। बाकी सारी कंडीशन इसके सपोर्ट करेगी, तो जो कौन से अगेंस्ट में करेगी, तो सब्सटेंटिव वन नहीं होना चाहिए, राइट। और हालांकि सिंपल क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। आर्टिकल 338A, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो आर्टिकल 338 से बना हुआ है, राइट। 338 से SC के लिए बना हुआ है, ST के लिए अमेंड करके बनाया था, राइट, अंडर आर्टिकल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102, राइट। 38 सॉरी एक सेकेंड, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना हुआ है आर्टिकल 338A से, और रिसेंटली 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना है NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राइट। तो ये भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 338B, राइट। A से बना है ST के लिए, और 338 से बना है SC के लिए। SC के लिए शुरू से है, ट्राइब्स के लिए A अमेंड करके बनाया, और रिसेंटली B भी आ गया है NCBC के लिए, बैकवर्ड के लिए, तो 102 से आया। अब अगला क्वेश्चन अगेन फैक्चुअल जीके का है, पूछ रहा है 12 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज, तो इंटरनेशनल यूथ डे, सिंपल। एनवायरनमेंट डे अलग होता है, टोबैको एनवायरनमेंट डे सबको पता होता है 5 जून को होता है शायद, राइट। तो इजीली एलिमिनेशन से हो जा रहा था। फिर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है रिसर्ग साइक्लोन कहाँ पे किसने नाम दिया था जो हिट किया था महाराष्ट्र और गुजरात। तो सिंपल है, बहुत न्यूज़ में था, लॉकडाउन के टाइम की बात है, तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर है। 27 थोड़ा सा पता नहीं UPSC आजकल ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, अवेयरनेस का बोल सकते हैं इसको क्वेश्चन, और थोड़ा सा फिल्म से है मोटिवेटेड, और फिल्म में भी थोड़ा सा सोसाइटी को और काम की बात है, इसलिए पूछ रहा है शकुंतला देवी का रोल किसने निभाया है। तो सिंपल है, विद्या बालन ने निभाया है, सबको पता है, राइट। अगेन एक पर्सन इन न्यूज़ का क्वेश्चन पूछा, उसने GC मुर्मू अपॉइंटेड एज CAG ऑफ इंडिया इन अगस्त 2020 वॉज LG ऑफ विच ऑफ द यूनियन टेरेटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर का इनको पहला LG होने का भी दायित्व प्राप्त था, राइट। खेलो इंडिया स्कीम कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो हरियाणा में स्टार्ट हुई थी, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये सबको पता होता है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का तो है ही है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद स्वराज आइलैंड हमारा अंडमान निकोबार में, इसका नाम चेंज किया है अभी, तो अंडमान में भी रीफ आइलैंड है, तो ये भी नहीं हो सकता। और रेनबो रीफ में नाम में ही रीफ जुड़ा हुआ, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। और क्योशो आइलैंड है एक जापान का, जापान इज़ बेस्ड ऑन 4 आइलैंड, होकाडू, होन्शू, क्योशू एंड शिकोकू। तो क्योशू एक आइलैंड है, तो ये इज़ नॉट अ कोरल रीफ, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो कोरल रीफ पे पॉपुलेशन जनरली ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं हो सकती, तो आंसर विल बी क्योशू आइलैंड, राइट। उसके बाद सिंस 2014-15 इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली रन ट्रेड सरप्लस, तो बजट का क्वेश्चन आ गया अगेन, राइट। इकोनॉमी में अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हो तो इसका आंसर है USA के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है अच्छा खासा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा मज़ेदार था, इजीली आप गेस कर सकते थे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसने ऑप्शन इतने इजी दे दिए थे, आप लोग देखोगे इजीली कि USA और जर्मनी तो इंडिया से ऊपर ही होगी, तो इंडिया से ऊपर अगर ऑप्शन होती तो दो तो एलिमिनेट हो ही जाते इजीली। और साउथ अफ्रीका और इंडिया में फंसते आप, तो ऑप्शन में साउथ अफ्रीका इंडिया के पहले ही दे रखा है सब में,
तो आंसर विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड एंड आंसर विल यू विल गेट आंसर ए। तो सिंपल क्वेश्चन था। एज़ पर द यूज़ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ IIP, तो इसका आंसर है प्राइमरी गुड है, IIP में सबसे ज़्यादा ऊपर रखा है इसको। देयर विल बी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन, इसका आंसर होगा प्राइस की कमोडिटी फॉल होती है जब चेंज होता है, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय फर्म, इस टाइम एट परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में सिंगल आएगी, सिंगल फर्म जब डोमिनेट करेगी जब आएगा। ओलिगोपोली अलग चीज़ होती है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट तो होगा ही नहीं, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ये आंसर है, राइट। नाउ आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओजोन के लिए, तो 15 से 55 तक रहती है, बिल्कुल सही है। ओजोन इज़ प्रोड्यूस बाय गैसियल केमिकल रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। ओजोन इज़ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच 3 ऑक्सीजन एटम आर बाउंडेड टुगेदर, O3 इसका सबको पता है ओजोन का फॉर्मूला होता है, तो इससे आप बता सकते थे। वो सी इज़ द करेक्ट आंसर, लेकिन नॉट करेक्ट के हिसाब से ये है। तो 16 नवंबर को नहीं होता, 16 सितंबर को होता है, राइट। तो एलिमिनेशन के थ्रू आप इजीली आंसर पे आ सकते थे, भले ही आपको पता नहीं आंसर। फिर अगेन ज्योग्राफी का मैप वर्क का क्वेश्चन है। सी ऑफ एज़ोव फेमस है, राइट। तो मेडिटेरियन सी को सी ऑफ डेंड्रानेलिस, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में डेंड्रानेलिस, स्ट्रेट ऑफ डेंड्रानेलिस आएगी, लेकिन सी ऑफ एज़ोव्स को कनेक्ट करता है ब्लैक सी को। इसका हम लोग मैप देख लेते हैं, ये देखिए मैप, ये राइट, ये सी ऑफ एज़ोव विच कनेक्ट ब्लैक सी, राइट। और ये इस्तांबुल यहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ ड्रेडरेनलिस विच कनेक्ट ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, राइट। तो मैं आपको मेडिटेरियनलिस बोल रहा था, लेकिन वो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ ड्रेडरेनलिस, राइट। टर्की है बीच में। थोड़ा सा मैप हमने देख लिया, अब अल्जीरिया, रोमेनिया, यूक्रेन वगैरह भी देख लिया, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाइमेक्स माइन लार्जेस्ट माइन प्रोड्यूसर ऑफ मॉलिब्डेनम, फैक्चुअल जीके का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसका आंसर है US है, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। विच अमंग द फॉलोइंग यूनिटरी ऑफ इंडिया इज स्मॉलेस्ट इन ज्योग्राफिकल, तो गिवन ऑप्शन में से लक्षद्वीप का सबसे छोटा है। दादर और नागर हवेली को इसलिए साथ में दिया हुआ है क्योंकि इनको रिसेंटली मर्ज कर दिया, राइट। तो टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई, अब आप बताइए कमेंट में। ब्यूनस एयर्स एंड मोंटेविडियो आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक ऑफ रिवर प्लेट, तो रिवर प्लेट इसका करेक्ट आंसर है, राइट। रिवर प्लेट है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं। लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन दी वर्ल्ड इज़ फाउंडेड पूछ रहा है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट आएगा इसका आंसर, राइट। इसने ऑप्शन में सब घुमा दिया था, तो ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है ग्रेट बैरियर रीफ, इसीलिए इसका आंसर होगा। ज्योग्राफी ऑस्ट्रेलिया की ऐसी कुछ है, राइट। तो यहाँ पे लोकेटेड है ग्रेट बैरियर रीफ, राइट। उसके बाद अगला देखते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी अमंग द सतपारा सीरीज़, तो गोपाल हरी देशमुख ने रिलीज़ करी थी। गोपाल हरी देशमुख बाजीराव पेशवास के टाइम पे इनके पिताजी उनकी सर्विस में थे, बाद में ये सर्विस में आए और इनका रिकॉर्ड लिखने का काम होता था। तो काफ़ी सारी किताब इन्होंने लिखी थी, पानीपत एक किताब भी लिखी थी, तो सतपारा सीरीज़ भी इन्होंने ही लिखी थी, राइट। ये एलिमिनेट हो सकता था। बंकिम चंद्र चटर्जी तो हो ही नहीं सकता था, तिलक भी नहीं हो सकते थे, और MG तिलक की फेमस है गीता रहस्य। MG रनाडे तो लेटर टाइम्स में थे, तो ये भी नहीं हो सकते थे। तो गोपाल हरी देशमुख एलिमिनेशन से आंसर आ जाता, राइट। ऑप्शन टफ बनाते हैं क्वेश्चन को। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड मेड बाय कांग्रेस मॉडरेट, तो सिंपल था, इसको एलिमिनेट आप कर लेते। ये सारी बातें करी थी, ये ऑप्शन ही ऐसा डाला था इन्होंने कि आसानी से आप आंसर लगा सकते थे। परमानेंट सेटलमेंट आप जानते हो, लैंड सेटलमेंट का एक सिस्टम था जो बेकार था, ख़राब था, हानिकारक था, तो वही होगा आंसर अल्टीमेटली, और आंसर ये है भी यही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री का। अगेन थोड़ा सा जीके का पूछ रहा है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन किसने बनाया था, तो सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था, राइट। और सैयद अहमद ख़ान ही फाउंडर थे उसके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी, राइट। तो एक्टिविस्ट थे थोड़े से, ये फाउंडिंग के काम करते, तो ये डिफेंस एसोसिएशन में इन्होंने ही बनाया था, तो ये भी काम का ही है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर त्रिवेणी संघ वॉज फाउंडेड बाय अहीर एंड कुर्मीज, कास्ट बेस्ड पार्टी बनाई थी ये, राइट, इन बिहार के अंदर।
उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द मिनिस्ट्रियल पोजीशन इन द सेंट्रल प्रोविंस। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, अगेन इसमें कन्फ्यूजन है, राइट। BS मूंज ने, आपको बता देता हूँ, सेंसर मोशन पास किया था अगेंस्ट गांधी जी। तो एक फैक्ट ये याद रख लीजिए, बाकी इसका डाउटफुल क्वेश्चन है तो अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तो इजी क्वेश्चन था, आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो एलिमिनेट हो जाता। CR दास अगेन इस ऑप्शन में आ गया, CR दास अगेन इस ऑप्शन में आ गया, और CR दास और इन सब ने स्वराज पार्टी बनाई थी, राइट। तो एक्सट्रीमिस्ट थे CR दास, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। तो 47 का C एलिमिनेशन से तेज बहादुर सप्रू और MR जायकार इसका आंसर आ जाता। NDA में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, सिंपल क्वेश्चन था, होम अफेयर्स में। और न्यूज़ में सवाल इसलिए आया क्योंकि साइक्लोन जो आए थे उसमें NDA में और NDRF का काफ़ी ज़्यादा रोल था, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसीलिए। उसके बाद द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति, राइट, राम मनोहर लोहिया ने दिया था ये क्वेश्चन, आंसर इसका JP नारायण नहीं है। आप एलिमिनेट करके 2 में बचते, लेकिन अल्टीमेटली राम मनोहर लोहिया है इसका आंसर। उसके बाद अगला थोड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, इसको टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन ईजी था ऑप्शन से, अगर आपने थोड़ी भी पॉलिटी पूछी है। पूछ रहा नॉट अ कैरेक्टर ऑफ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जो सेक्युलर मीन्स एनीवन हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ रिलीजन। तो इसका आंसर क्या बनता, इसका आंसर अल्टीमेटली बनता है स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेक्युलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक, राइट। थियोक्रेसी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट, ये तो होता, ये भी होता, ये भी होता, लेकिन ये नहीं होता, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक, हर सेकुलर स्टेट को डेमोक्रेटिक ज़रूरी होना कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन अगेन पॉलिटी का ईजी है। स्पेशल एड्रेस गवर्नर का कब होगा, तो जब पहला सेशन लगेगा हर, और जब पहला साल का पहला सेशन होगा जब। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द पंचायत इज़ नॉट करेक्ट। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन अगर आप पढ़ते और थोड़ा सोचते तो ऑटोमेटिकली डी आ जाता। बोल रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रपोर्शन। तो ऐसा थोड़ी ना है, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे ही तो SC और ST को सीट अलोकेट होती है, उसी के बेसिस पे तो रिजर्वेशन होता है। 100 सीट है तो उसमें 10% अगर SC को देना है तो 10 सीटें SC को चले जाएगी, राइट। ऐसा गणित चलता है, तो डी आंसर आ जाता है उसका अल्टीमेटली। फिर 53 जो है अगेन डाउटफुल है। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी नया फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट पूछा है, तो डाउटफुल केस में डालेंगे इसको। उसके बाद 54 में देखेंगे बैरट किलिंग। बैरट लेबनान की कैपिटल है, राइट। बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, अगस्त में ब्लास्ट हुआ था, काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, बहुत बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो आ रहे थे। तो डायनामाइट और RDX तो वही नहीं था, केमिकल पोर्ट है, वो पोर्ट में केमिकल की वजह से हुआ था, अभी तक इसकी जांच नहीं हो पाई है। तो अमोनियम नाइट्रेट मेन रीज़न, जो प्राइमा फेसी रीज़न था, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था, राइट। मर्क्यूरी नाइट्रेट कोई इतना नुकसान नहीं करेगी, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो नुकसान करेगा ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटिल बॉय, सिंपल क्वेश्चन था। लिटिल बॉय और फैट बॉय, 2 बम गिराए गए थे, न्यूक्लियर बम थे बाय अमेरिका ऑन जापान, राइट। हिरोशिमा और नागासाकी करके जगह। तो सबसे पहले हिरोशिमा गिराया गया था और पहला बम था लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा में गिराया गया था फ्यूज़न बम। आप 2 एलिमिनेट तो आसानी से कर देते ऑप्शन, नागासाकी और इसमें गिरते, उसमें भी फ्यूज़न नहीं था ये। फ्यूज़न्स क्या होता है, फ्यूज़न व्हेन यू कंबाइन 2 थिंग्स दैट इज़ नोन एज फ्यूज़न। और फ्यूज़न क्या होता है, जब वो टूटता है, तो टूट के जब बिखरेगा वो तो ब्लास्ट करेगा, राइट। तो फ्यूज़न भी जो होगा, फ्यूज़न में मिक्स करते हैं, राइट, तो इससे एनर्जी जनरेट होती है और फ्यूज़न में ब्लास्ट होगा, तो फ्यूज़न आएगा इसका आंसर हिरोशिमा में। उसके बाद 56 में देख लेते हैं। विच ऑफ द करंट अफेयर का GK क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका को ड्रग कंट्रोलर ने किस कंपनी को परमिशन दी है, ड्रग कंट्रोलर ने, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके फाउंडर हैं साइरस पूनावाला, प्राइवेट कंपनी है, तो साइरस पूनावाला इसके फाउंडर है। इन्होंने, इस कंपनी को परमिशन मिल गई है कोविड की इंडिया में वैक्सीन डेवलप करने के लिए। बागजान ऑयल जो रिफाइनरी है वो आसाम में लोकेटेड है, तो रिसेंटली न्यूज़ में थी और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो ब्लास्ट का कारण था रिमूविंग द स्पूल ड्यूरिंग द ब्लो आउट कंट्रोल ऑपरेशन। स्पूल बोले तो जो बचा हुआ कुछ ऑयल रहता है, और वो छोटी मोटी क्वांटिटी में ऑयल नहीं रहता है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में रहता है, उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था, इसलिए न्यूज़ में थी। आर्किटेक्ट, अब ये फ़नी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, या बायस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, पता नहीं UPSC ऐसा सवाल क्यों कर रही है,
राइट। तो राम टेम्पल के आर्किटेक्ट कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। फैक्चुअल जीके है और ऐसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, राइट। अभी अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आ गया, नॉट लोकेटेड, तो इसका आंसर है उरुग्वे, राइट। मैंने बताया कैप्रिकॉर्न, कैंसर और इक्वेटर ये सारे यूपीएससी के फेवरेट हैं मैप के अंदर। उसके बाद 16 जो है, 16 आप इजीली, अगर आपको थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। एक्टिव वॉल्केनो और उनकी लोकेशन को अरेंज करना है। तो सबको पता है माउंट वेसिवियस इज एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इटली, तो राइट। तो इससे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ए एंड सी विल बी एलिमिनेटेड, बचता बी और डी। अब आप थोड़ा सा गेस करते तो सोकोरजिमा एक थोड़ा सा जापानीज़ नेम लग रहा है, तो बी का 3 हो जाता, राइट। और मोनोलिया भी एक फेमस है जो कि हवाई में है, तो अल्टीमेटली आंसर विल बिकम डी, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, सोकोरजिमा से ही एलिमिनेट हो जाता, बी का 3 आ जाता। तो ये बी का 3, बी का 3, सी का 2, सी का 2, और डी से आप एलिमिनेट कर लेते। मोनालुआ इस थोड़ा सा नाम ऐसा लग रहा है, हवाई का है, इंडोनेशिया का मेरापी है, राइट। तो आंसर सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे इसको, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ तो ये गाइस पार्ट 1 में हमने 60 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।